इस रक्षा सूत्र के इस त्यौहार पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आपके माध्यम से पूरे समाज को, अब उसमें हमारे भाई बहन हैं, उसमें हमारे सेनाओं के नाते से रक्षा करते हुए बॉर्डर्स के ऊपर जो सैनिक भाई हैं, विशेष तौर पर उनको, समाज के सभी ऐसे वर्ग को जो शायद इस रक्षाबंधन के सूत्र में सहभागी किन्हीं कारणों से न भी हो पाते हों, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस बार का ये रक्षा सूत्र का कार्यक्रम हम लोग कोरोना के इस महामारी के कारण से एक विशेष तौर से नए तरीके से मना रहे हैं। वरना तो हर वर्ष मेरे निवास पर हमारी बहुत सी बहनें, बालिकाएं ये यहाँ उपस्थित होती थी, जिनके हाथों से मैं रक्षा सूत्र बंधवा करके और इस कार्यक्रम को करता था। वैसे आज भी हमारी 10 बहनें, कुछ जो हमारे अनाथ आश्रम हैं, ऐसे जो बालकों के बाल कुंज, इस प्रकार की जो व्यवस्था में रहने वाले हमारे ऑर्फन बेटियां हैं, ऐसी जो बालिकाएं हैं, उन्होंने आके मुझे रक्षा सूत्र बांधा। और कल भी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन पंचकुला से वहाँ जा कर के भी हमारी वहाँ की छात्राएं वो रक्षा सूत्र बांधेंगी। और उस स्थान के ऊपर विशेष तौर पर मैं हरियाणा के अंदर 10 नए गवर्नमेंट कॉलेज इनकी घोषणा करने वाला हूँ, क्योंकि हमने एक संकल्प लिया था कि हरियाणा में हम छात्राओं की शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा, इसके प्रति कटिबद्ध है। और हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज ये होना चाहिए। शायद 10 किलोमीटर के दायरे में सब जगह ना भी पहुँचे हों, तो 15 किलोमीटर का दायरा ये कल 10 नए कॉलेज खोलने के बाद पूर्ण हो जाएगा। अगले चरण में 10 कॉलेज, 10 जो किलोमीटर का दायरा है उसको भी पूरा करेंगे। कल के जो कॉलेज खोले जाएंगे दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे मोरनी का क्षेत्र, जैसे छछरौली से आगे खिजराबाद, प्रतापनगर जिसे कहते हैं, वहाँ पर खोला जाएगा। इसी प्रकार कैथल जिले के अंदर बहुत दूर दराज पंजाब के बॉर्डर के पास लदाना जाखू में एक कॉलेज खोला जाएगा। जींद में छात्र गांव में एक कॉलेज खोला जाएगा। बड़ौदा विधानसभा में बड़ौदा और कौन सा कला है, बड़ौदा में 2 कॉलेज ऐसे खोले जाएंगे। फिरोजपुर झिरका में एक कॉलेज खोला जाएगा। भिवानी जिले में ईसरवाल एक गांव बहुत दूर इंटीरियर में है, वहाँ खोला जाएगा। गोरीवाला सिरसा जिला में कॉलेज खोला जाएगा। अग्रोहा में आज तक कॉलेज नहीं खोला, वहाँ एक कॉलेज खोला जाएगा। ऐसे कुल मिलाकर के 10 कॉलेज की कल ये रचना की गई है। हम लोगों ने लगातार पिछले 5 वर्ष में हमारा जो बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति जो दृष्टिकोण सोचने का रहा है, वो आपको ध्यान में होगा कि पानीपत में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आह्वान किया गया था, उस समय से लगातार हम इस प्रयत्न में हैं कि हमारी बेटियों की, हमारी बालिकाओं की सुरक्षा, उनका मान सम्मान, उनके प्रति समाज में देखने का दृष्टिकोण ये बदलना चाहिए। क्योंकि अभी तक क्या माना जाता है कि बेटियां परिवार के अंदर शायद बेटों से कहीं उनको क्षीण माना जाता होगा, उनको बोझ माना जाता होगा, लेकिन बेटियों के प्रति दृष्टिकोण बदलने में हम कामयाब रहे। आज मैं कह सकता हूं दावे से कि अब हरियाणा के अंदर परिवार में बेटी को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना बेटों को दिया जाता है। बल्कि कभी कभी कहीं कहीं तो बेटियां बेटों से भी आगे बढ़ करके परिवार के प्रति उनका जो एक भाव होता है उसको देख करके उनको ज़्यादा महत्व भी मिलने लगा है। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा हो, इन सब चीज़ों में बेटियों ने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज मैं अगर शिक्षा की बात करता हूँ तो शिक्षा में चाहे स्कूली शिक्षा हो, कॉलेज की शिक्षा हो, प्रोफेशनल शिक्षा हो, बेटियाँ बेटों से कहीं आगे निकल करके आ रही हैं। तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मुहिम में आगे बढ़ने का एक अपना संकल्प जाहिर किया है। तो इस प्रकार आज इस रक्षाबंधन के अवसर पर मैं ये कहूँगा कि मातृशक्ति ये हमारे लिए पूजनीय है। यानी मातृदेवो भव, ये हमेशा हम कहते रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं
कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता विराजमान करते हैं। इसलिए हमारे देश की, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति की परंपरा, इसको हमको पुनः लागू करना है। नारी का महत्व इतना होता था कि नारी की संतान भी कभी कभी एक समय ऐसा था जो माँ के नाम से जाना जाता था, माँ का नाम लगा करके और बेटे का नाम ये पुकारा जाता था। तो लेकिन एक कालांतर में इस प्रकार का समय आया कि जब नारी की सुरक्षा भी कई कारणों से बड़ी कठिन हो जाती थी, नारी अपनी सतीत्व को प्राप्त करने के लिए भी कई बार अपनी मृत्यु को उल्लंघन भी करने लग गई थी। सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं, लेकिन आज हमारा आज़ाद भारत, स्वतंत्र देश, इसमें नारी को अच्छा उच्च स्थान मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिए हमने, जैसा शिक्षा की मैंने बात बताई, वैसे सुरक्षा के नाते महिलाओं की सुरक्षा अलग से एक हेल्पलाइन ये हमने बनाई। दुर्गा ऐप ये हमने, यानी लगभग 2 लाख से ऊपर बहनों ने दुर्गा ऐप को डाउनलोड किया। बल्कि मेरा निवेदन ये रहेगा कि हर बहन को, हर बेटी को, जो खास करके पढ़ाई करने वाली, नौकरी करने वाली हमारी बहन बेटी, जो घर से बाहर प्रतिदिन जाना जिसको पड़ता है, ऐसों को तो सबको और अपनी रक्षा हेतु इस ऐप का उपयोग जरूर करना चाहिए। जब भी कभी ऐसी कोई घड़ी आ जाए जिसमें हमें तुरंत आवश्यकता हो सहायता की, तो हमको तुरंत दुर्गा ऐप का उपयोग करना चाहिए। हमने महिलाओं की अलग से, यानी दुर्गा वाहिनी फोर्स ये बनाई, दुर्गा शक्ति रैपिड वाहिनी एक अलग से पुलिस में वाहिनी बनाई, ताकि कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो महिला की सुरक्षा के लिए तुरंत हमारी ये पुलिस जो है ये पहुंच सके। अभी डायल 100 करके हरियाणा में एक और नया कार्यक्रम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। उसके बाद तो हमारी सैकड़ों गाड़ियां हमेशा सड़कों पर, गांव में, शहर में तत्पर एकदम तैयार रहेंगी कि जब भी कभी किसी को आवश्यकता पड़ेगी तो पैनिक बटन दबाते ही उस जगह पर तुरंत हमारी पुलिस, हमारी फोर्स पहुंच सके। ये आने वाले 1 नवंबर से पहले इसकी सारी योजना शुरू होगी और हम हरियाणा दिवस 1 नवंबर पर इसको भी एक प्रकार से लॉन्च करने वाले हैं। तो इसी प्रकार महिलाओं के थाने हमने अलग से खोले। आपको पता है, रक्षाबंधन के 2015 के वर्ष में मैंने महिला थाने हर जिले में 1 हो, आज हमारे यहाँ 31 महिला थाने हैं, किसी प्रदेश में और नहीं है। तो 31 महिला थानों में महिला ही सुरक्षा कर्मी सभा होती हैं। पुलिस में हमने महिलाओं की संख्या बढ़ाई। जब हमने सत्ता संभाली थी 5 वर्ष पहले, तो केवल 6% महिलाओं की संख्या थी पुलिस के अंदर। आज वो संख्या बढ़कर के 10% हो गई है और हमारा टारगेट अगला 15% तक महिलाओं की संख्या, चाहे वो महिला पुलिस अधिकारी हों, चाहे महिला पुलिस के कांस्टेबल हों, ये संख्या बढ़नी चाहिए। इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से महिलाओं का जो रोजगार है, महिलाओं का जो स्वास्थ्य है, इसके प्रति भी हम गंभीरता से चिंतित कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हरियाणा में महिलाओं का अनीमिया दर ये बहुत डाउन है। बच्चों का अनीमिया दर तो डाउन है ही, महिलाओं का भी है। महिलाओं के कारण से कई बार बच्चों का होता है। तो ऐसी गरीब बस्तियाँ, पिछड़ी बस्तियाँ, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की स्थिति है, तो हम इसको भी ठीक करने के लिए अभियान हमने चलाया है। और जहाँ तक शिक्षा की बात मैंने आपको बताई है, रोजगार के नाते से रोजगार में भी स्किलिंग का जो कार्यक्रम है उसमें महिलाएं आगे बढ़ करके आ रही हैं। स्किलिंग के माध्यम से वो अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए इनकी संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। इस ओर भी हम विशेष प्रयत्नरत हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत इसकी जो घोषणा की है, इसमें 20 लाख करोड़ रुपए की देश भर की योजनाएं जो बनी हैं, इसमें भी महिलाओं के लिए कई विशेष योजनाएं हैं। हमारा प्रयत्न रहेगा कि उन योजनाओं पर महिलाओं को, बालिकाओं को ये उसका लाभ मिलना चाहिए। हमारी माताएं बहनें जो घरों में खाना बनाती हैं, उनकी यानी जो गैस, जो धुआं, जिसको लकड़ी का चूल्हा जला करके काम करना पड़ता है, धुएं से आंखें खराब होती हैं और शरीर में बीमारियां लगती हैं। इस कारण से प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना जो बनाई, उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9,17,000 परिवारों को हमने ये गैस कनेक्शन ये इस पिछले 5 साल के अंदर पहुंचाए हैं। और आज मेरा दावा है, कोई परिवार हरियाणा में ऐसा नहीं है जिस परिवार के यहाँ गैस सिलेंडर न हो। ऐसा मैं खुली सभाओं में मैंने कहा है। इक्का-दुक्का जगह पर कुछ महिलाओं ने हाथ खड़े भी किए, तो हमने तुरंत उनको 48 घंटे के अंदर अंदर गैस कनेक्शन, चूल्हा ये पहुंचना चाहिए, इस प्रकार का सब किया है। प्रधानमंत्री जी ने हर बेटी का अपना एक खाता हो, हर एक महिला का खाता हो, तो सुकन्या समृद्धि योजना इसके अंतर्गत खाते खुलवाए।
महिलाओं के सबके खाते खुलवाए। और अभी पिछले दिनों में तो हर महिला, गरीब परिवार की जो महिला है, उसके खाते में सीधा केंद्र सरकार ने पैसा भी भेजा, ताकि हमारी महिलाएं वो समृद्ध बने, वो आत्मनिर्भर बने, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आ जाए। तो इस प्रकार का महिलाओं का उन्होंने काम किया है। हमारी बेटियों की शादी, गरीब परिवारों की, विधवाओं की, अनुसूचित जाति में खास करके, इनकी बेटियों की शादी में भी हम लोग 31,000 रुपया, 41,000 रुपया, 51,000 रुपया ऐसे अलग अलग स्तर के ऊपर कन्यादान के रूप में ये राशि भेजते हैं, ताकि उन परिवारों को कोई कठिनाई ना आए। सामूहिक विवाह योजना में भी हम लोग इस प्रकार की सहायता ऐसे लोगों को करते हैं जो इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। कुल मिलाकर हमारे यहाँ जो स्वयं सहायता समूह, ऐसी बहनें जो रोजगार करती हैं, इनके लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण, इसके ऊपर ब्याज ये फ्री करने का काम ये भी हमने किया। और जो उसके अंदर ये ब्याज जो ऋण लेते हैं बैंकों से, तो जो स्टाम्प शुल्क लगता है उसको भी हमने जीरो किया है, ताकि हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये ज़्यादा आगे आए। तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कुछ चीज़ों का ये निर्माण करती हैं, कुछ चीज़ें बनाती हैं, उसमें खाद्य पदार्थ भी हैं, उसमें हमारे घरों में उपयोग आने वाली कुछ वस्तुएं भी हैं। तो इनकी बिक्री के लिए भी हम लोग एक कार्यक्रम सोच रहे हैं कि ऐसी इनके सामान की क्वालिटी चेकिंग के बाद, एक सर्टिफिकेशन के बाद उनकी बिक्री की व्यवस्था ये सरकार द्वारा की जाए। इसके लिए अभी हमारा जो हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर बिक्री केंद्र, रिटेल के बिक्री केंद्र गांव-गांव में, शहर-शहर में ऐसे बनाने वाले हैं। पहले चरण में 2000 युवकों को हम ये काम देंगे, और वहां पर जो बिक्री के लिए जितने भी अच्छे प्रोडक्ट हैं, जितने उत्पाद हैं, उनको हम बेचने के लिए रखेंगे। साथ साथ ही जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, घरेलू उद्योग के माध्यम से जो सामान उपलब्ध होगा, उसकी सर्टिफिकेशन करा के, ताकि गुणवत्ता से कोई समझौता न करें, ऐसे सामान को बेचने की सीधी व्यवस्था भी वहाँ पर उनके द्वारा कराई जाएगी। जहाँ तक विषय है इस समय कोरोना का, तो कोरोना के समय भी हम लोगों ने जो इन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो मास्क बनवाने का काम है, ये हमने किया है। और आज तो हर व्यक्ति की आवश्यकता हो गई है कि मास्क मुख के ऊपर ज़रूर लगाया जाए, ताकि इस बीमारी का जो फैलाव है उसको होने से हम रोक सकें, बचा सकें। बल्कि आज के दिन तो मैं आह्वान करूंगा कि रक्षाबंधन के दिन केवल रक्षा सूत्र ही न बांधें, बल्कि सामने वाला जो भी हमारा भाई बंधु है जिसको हम रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, उनको भी और अपने आप को भी अपने मुख पर मास्क बांधने का भी एक संकल्प लें कि इस दिन मास्क बांधने के संकल्प का भी उतनी आवश्यकता जैसे हमारी हम रक्षा सूत्र बांधते हुए संकल्प लेते हैं रक्षा का, हम अपनी बीमारी से किस प्रकार से बचें, तो मास्क बांधने का भी संकल्प जरूर लेना चाहिए। ये भी समय की आवश्यकता है, तो इसको भी हम ध्यान रखें। जहाँ तक मैंने बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान 2015 में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लिया था, उसकी कहानी आपको सबको पता है। हमारी जेंडर रेशो उस समय 871 थी, ये 2014 की बात, मैं 15 की बात कह रहा हूँ, और आज वो जेंडर रेशो बढ़कर के 923 हो गई है। बहनों, एक बहुत प्रगति, एक सामाजिक जो हमारा ताना बाना है, सामाजिक जो हमारी एक व्यवस्था है, उसमें ये अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। 1 से 50 तक का अंतर तो समझ में आता है, लेकिन बहुत बड़े अंतर से कई प्रकार की सामाजिक बुराइयां, सामाजिक कुरीतियां ये होने का खतरा बना रहता है। तो इस पर और हम प्रयत्न करके इस जेंडर रेशो को और कैसे अच्छा किया जाए, ठीक किया जाए, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयत्नशील हैं। हमने कॉलेज में, स्कूल में जो जाने वाली हमारी छात्राएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए भी छात्राओं की सुरक्षा जो योजना है, छात्रा परिवहन योजना, इसको हमने शुरू किया है, ताकि बसों को, हर रूट पर बसों को वहाँ भेजा जाए। जिस रूट पर संख्या कम है उस रूट के ऊपर हम छोटे वाहन भेज करके भी हमारी बेटियों को, बालिकाओं को स्कूल से कॉलेज, घर से स्कूल कॉलेज और स्कूल कॉलेज से घर में आने की एक सुविधा मिल सके। कुल मिलाकर मेरा कहने का भाव ये है कि आज जो भाई बहन का हमारा त्यौहार है, इस त्यौहार पर बहनों के लिए जो कुछ हमने किया उसका मैंने बताया है। कभी भी योजनाएं पूरी नहीं होती, आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। हम अभी भी जो कुछ विषय आपके द्वारा हमको सुझाए जाएंगे, हम उनको पूरा करने के लिए जहाँ तक भी संभव होगा उसको पूरा प्रयत्न सरकार की ओर से करेंगे। और न केवल सरकार की ओर से, बल्कि
हमारी बहनों बेटियों के लिए, छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सी सामाजिक संस्थाएं ये भी लगी हुई हैं। बहुत सी संस्थाएं महिलाओं की वो भी आगे बढ़ कर के आ रही हैं। तो मेरा आह्वान उन सभी संस्थाओं से, उन बहनों से, माताओं से है कि वो भी महिला उत्थान के नाते से, महिला सशक्तिकरण के नाते से वो आगे आए और आगे आ करके हमारी बहनों का, हमारी माता बहनों का, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। रक्षा सूत्र के दिन एक विषय का और ध्यान करना आवश्यक है कि आज के समय में इस रक्षा बंधन को बहन भाई के बीच में रक्षा सूत्र का त्यौहार ऐसा माना जाने लगा है। लेकिन यदि आप इतिहास पढ़ेंगे, देखेंगे तो इतिहास में रक्षा यानी जिस चीज का दायित्व रक्षा करने का मेरे ऊपर है उसकी रक्षा करने का काम ये हमने करना है। और उसके लिए हमें किसी से कोई वचन भी लेना है तो उसको वचन के लेने का काम भी इस रक्षा सूत्र को बांध करके हम करते हैं। कभी कभी ये रक्षा सूत्र सामने वाले को अपने मन की इच्छा बताने का भी एक प्रकार होता है कि मेरे मन की इच्छा ये है कि आप रक्षा करें, भाई की रक्षा, बहन की रक्षा, ये तो परस्पर इस सूत्र से बंधा हुआ है। कभी कभी हम गुरुजनों के प्रति भी इस रक्षा सूत्र का, शिष्य और गुरुजन ये भी कभी रक्षा सूत्र आपसे बांधते थे। राष्ट्र रक्षा के लिए हम अपने सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधते हैं और अपनी रक्षा की बजाय देश की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, इसकी संकल्पना भी रक्षा सूत्र के हम दिन देते हैं। रक्षा सूत्र के दिन आज हमारे सैनिक भी सभी एक दूसरे को राखी बांध रहे होंगे और इस राष्ट्र रक्षा का ये संकल्प ले रहे होंगे। कालांतर में कहानियां ऐसी बहुत हैं। कहते हैं कि जब कृष्ण जी को चोट लग गई थी तो उस चोट के ऊपर मानो मलहम लगाकर पट्टी बांधने का काम द्रौपदी ने किया और द्रौपदी ने जब वो पट्टी बांधी थी उसी को भगवान कृष्ण ने रक्षा सूत्र बांधा है ऐसा मान करके और द्रौपदी की रक्षा का संकल्प ले लिया था। तो द्रौपदी की रक्षा की उन्होंने। तो ऐसे ये बहुत से इतिहास ये भरे हैं। हम आज के दिन समाज के अंदर एक चेतना जागृत करें कि जिसकी रक्षा आवश्यक है, क्योंकि रक्षा इसलिए भी हम करते हैं कि हमारे जो फिलॉसफी है, हमारी फिलॉसफी क्या कहती है, हर किसी के लिए जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता आज कुछ ऐसी हो गई है जिनका कल्चर, जिनकी संकल्पना क्या है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। यानी वो क्या अंग्रेजी में उसको बोलेंगे कि वो एक वाक्य बोला जाता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन कुल मिलाकर उनका भावार्थ ये है कि वो जिसकी ताकत है वो अगर छोटे आदमी को ख़त्म भी करे तो कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से ये सभ्यता हमारी नहीं है। हमारी सभ्यता है जियो और जीने दो। हमको हर एक को अधिकार है जीने का, उसकी सहायता करना, रक्षा करना हमारा काम है। अबलग की रक्षा करें, जो जिस प्रकार से व्यक्ति असहाय है, जो जिसको अपेक्षा है, तो ऐसे व्यक्ति की सहायता करना ये हमारा सबका काम होता है। आज उसी भाव से हम सब काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार भी इस नाते से इन सब अपेक्षाओं पर पूरा उतर रही है। पुनः आज के दिन पर मुझे अपनी बात समाप्त करने से पहले फिर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आभार कि आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर अपनी बहनों का मार्गदर्शन किया। इसी बीच हमारे मध्य जुड़ी हैं बॉलीवुड से सिंगर हिमानी कपूर जी, जो फरीदाबाद से हैं मूलतः, और उन्होंने काफ़ी फिल्मों में अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। धन्यवाद, स्वागत। बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी, जी, जब इस कार्यक्रम की रचना हुई तब बहुत सी बहनें अपने विचार, अपनी समस्याओं व अपनी शंकाओं को अपने बड़े भाई के साथ बैठकर दूर करना चाहती थी। जी। इस विषय में हमने कार्यक्रम से हमारे साथ जुड़ी बहनों से उनके विचार और सुझाव मंगवाए और आज उनमें से कुछ बहनें अपने भाई से अपनी बातें साझा करेंगी। यदि बड़े भाई की आज्ञा हो तो मैं बहनों को इस मंच पर एक एक करके बुलाती हूँ। हाँ, बिल्कुल आप बुलाइए। और वो जो पाश्चात्य सभ्यता का जो वाक्यांश है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऐसा वो कहते हैं, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमारी थ्योरी नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता की है। हाँ, शुरू करिए जी। पहला विषय जो कि महिलाओं के लिए एक गंभीर विषय था, उस पर अपनी बात रखेंगी डॉक्टर सिमरन देवगन जी। डॉक्टर सिमरन देवगन। परम
श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, नमो नमः। मैं डॉक्टर सिमरन देवगन, आपके विधानसभा क्षेत्र करनाल की मूल निवासी एवं श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की छात्रा हूँ। मोबाइल पर करा दो। आपने अपने जनोपयोगी नीतियों के माध्यम से हरियाणा को भारत के ही नहीं अपितु विश्व के मानचित्र पर सुशोभित किया है। उसके लिए मैं आपका अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करती हूँ। महिला स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपने ऐसे विषय का चयन किया है जो समाज में बिल्कुल अछूता रहा है। छात्राएं एवं प्रदेश की महिलाएं इस विषय पर बात करने में भी झिझकती हैं। आपने एक पिता की भांति इस रूढ़िवादिता को खत्म कर इस विषय को एकदम संजीदगी एवं जिम्मेदारी से पूरे हरियाणा में लागू किया। आपने सभी गर्ल्स महाविद्यालयों में सैनिटरी पैड्स के लिए मशीन्स लगवाई ताकि छात्राएं उसका समय पर सदुपयोग कर सके, परंतु कई सार्वजनिक स्थानों पर यह सुविधा नहीं पहुंची है। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके संज्ञान लेने से जल्द ही सभी महिलाओं तक पहुंचेगी। Almost 8 lakh women around the world die in a single year due to no access to menstrual hygiene, leading to fifth biggest killer of women. आपके इस कदम ने हरियाणा वासियों, छात्राओं एवं महिलाओं का मन जीत लिया है। हम महिला समुदाय आपका इस कार्य के लिए सदैव आभारी रहेंगे। अंत में मैं डॉक्टर सिमरन देवगन, आपकी अनुजा रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। भविष्य में आप हरियाणा की महिलाओं के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए क्या क्या कदम उठा रहे हैं? ठीक 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 ठीक। सिमरन जी, आपने बहुत ही एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर इंगित किया है। हमारी बहन बेटियों को उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से ये जो पैड की आवश्यकता है ये प्राय सबको होती है, लेकिन अभी उनकी उपलब्धता ये बहुत कम हो रही है। अभी तक 72% बेटियां वो पैड अभी वो इस्तेमाल नहीं करती हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। हमारा प्रयत्न है कि हम 100% हमारी बहन बेटियों के लिए इस पैड की व्यवस्था कराएं। 2 विभाग इसमें काम कर रहे हैं। हमारा जो शिक्षा विभाग है, छात्राओं के लिए पैड की व्यवस्था वो कर रहे हैं, और हमारा जो महिला बाल कल्याण विभाग है ये भी बाकी महिलाओं के लिए ये पैड की व्यवस्था कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए दोनों विभागों ने पैड की जो व्यवस्था है खरीदने की वो कर ली है, और कल ही जो मैंने बताया कि कार्यक्रम मेरा रक्षाबंधन के अवसर पर गवर्नमेंट कॉलेज और पंचकुला में रखा गया है, वहाँ से एक मैं घोषणा करने वाला हूँ कि हम हर हमारी बहन को, बेटी को 2 मास्क, 2 सैनिटरी पैड ये अवश्य मिले। इसकी कल एक योजना बना करके और हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो ये सारी समस्या जो है मैं समझता हूँ हल होगी, और भी इससे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो इस व्यवस्था के प्रति हमने संज्ञान लिया है। पूरी इसकी व्यवस्था कराएंगे और हम लोग जो है कल इसको लॉन्च करेंगे। आगे और भी कोई व्यवस्था करनी पड़े, स्कूल कॉलेज में हमारा शिक्षा विभाग वो इसकी व्यवस्था करने वाला है। पैड जो है खरीद लिए गए हैं, ब्लॉक स्तर पर उनको पहुंचा दिया गया है। हर एक स्कूल में वो पहुंचाने की व्यवस्था अब करेंगे। जैसे स्कूल कॉलेज खुलेंगे तब ये सारे पैड वहां पहुंच जाएंगे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, इस गंभीर विषय को समझने के लिए और इतनी सहजता से लेने के लिए। अब माननीय हमारे साथ एक विद्यार्थी पूजा खासा जुड़ी हुई हैं जो एक समस्या अपनी आपके साथ साझा करना चाहेंगी। पूजा खासा। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मैं पूजा खासा गांव बड़ौदा से बीपीएस महिला विश्वविद्यालय की डी फार्मेसी ऑफ आयुर्वेदा की स्टूडेंट हूँ। सर, मेरी तरह हजार लड़कियों की समस्या बस को लेकर है। मैं उसी समस्या को लेकर आपसे जुड़ी हूँ। आपने हरियाणा में बहुत सी बसें चलवाई, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में रूट ऐसे हैं जिन पर बस चलाना बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें बहुत खुशी होती है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हरियाणा की पावन धरती से शुरू किया था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कार्यशैली से यह नारा पूर्ण हो सकता है। मैं इस रक्षाबंधन के अवसर पर आपसे यही तोहफा मांगती हूँ कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बस नहीं चल पा रही है उनमें चलवाने की
चलवाने की कोशिश करें। धन्यवाद। क्या नाम बेटा आपने बताया? पूजा खासा। पूजा खासा। पूजा, हाँ पूजा बेटे, वैसे इस समस्या के समाधान के लिए जैसे मैंने पहले बताया, हमने हरियाणा छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना ये चलाई है और उसमें हर रूट पर छात्राओं के लिए कोई ना कोई बस अथवा छोटा वाहन चले। फिर भी बड़ौदा क्षेत्र में अगर बड़ौदा गांव से बस की कोई समस्या है, मैं निश्चित रूप से आज ही विभाग को ये डायरेक्शन दूंगा कि वो कल से ही वहाँ से कोई एक बस वहाँ से चलाएं और जो भी शिक्षा के आपके स्थान है वहाँ तक ये बस प्रातःकाल और जब भी आपका कॉलेज स्कूल बंद होता है उस समय वापसी पर ये बस चलनी चाहिए। वैसे एक जानकारी मैंने आपको जैसे पहले दी है, वो भी बड़ी खुशी की बात खास करके बड़ौदा के लिए है कि बड़ौदा में हमने एक नया कॉलेज, इसकी घोषणा जो है कल ही मैं कर रहा हूँ, ताकि आप तो प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ती हैं, सामान्य जो छात्र छात्राएं हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था बड़ौदा में ही हो जाएगी, इसलिए वो ज़्यादा परेशानी तो वहाँ ख़त्म होगी। लेकिन फिर भी चूँकि आपको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, इसलिए बस कल से चालू हो जाएगी, इसकी आप चिंता ना करें। धन्यवाद माननीय। पूजा खासा को तो अपने राखी का उपहार भी मिल गया। आगे चलते हैं मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रदेश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई पंचायत होती है, उसको कैसे शिक्षित बनाया जा सकता है, यह कोई आपसे सीखे। इस विषय में अपने विचार आपके समक्ष रखने के लिए जींद के अशरफगढ़ गांव से अमृत कौर जी हमारे साथ हैं। अमृत कौर जी। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। जी नमस्कार। मुख्यमंत्री जी, मैं अमृत कौर, सरपंच गांव अशरफगढ़ जो कि जींद जिला में पड़ता है, और ये मेरी पंच उषा रानी। जी 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 नमस्कार। ये मेरी पंच सुदेश आपका स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया जी, मैं बड़े हर्ष के साथ बताना चाहती हूँ कि सन 1916 में, सन 2016 में आपने जो स्थानीय निकायों में शैक्षणिक योग्यता का निर्णय लिया था, उसके चलते हुए जो ऐतिहासिक निर्णय लिया था, उसके कारण महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी 33% से बढ़कर 43% हो गई है, जो कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा हरियाणा में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे पहले अनपढ़ता के कारण महिलाओं से मनमाना काम करवा लिया जाता था, लेकिन अब हम सजग हो गए हैं। महिला सरपंचों ने अन्य सरपंचों के तुलना में कार्य भी ज्यादा किए हैं। मुख्यमंत्री जी, अंत में मेरा आपसे निवेदन है कि प्रशासनिक व राजनीतिक स्तर पर महिलाओं को बढ़ावा देने का आपका क्या विजन है? बहुत बढ़िया अमृत कौर जी, आपने एक ऐसे विषय की ओर ध्यान कराया है जिसकी हमने लंबी लड़ाई लड़ी। पिछले सत्र में ये विषय आया कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंच सरपंच अनपढ़ होती हैं, उनसे या पुरुष भी कई बार अनपढ़ होते हैं, और बहुत से कामों के लिए सरकारी कर्मचारी अधिकारी उनसे कागज़ के ऊपर हस्ताक्षर करवाने के बजाय अंगूठा लगवा लेते हैं, और तरह तरह के भ्रष्टाचार भी हमको देखने के मिले। बहुत से जो आज की आवश्यकता है उसका विजन भी उस प्रकार का लोगों का नहीं था। जब कभी कोई कोर्ट में जाता था तो सरपंच पंच जो अनपढ़ होते थे कहते थे मेरा तो अंगूठा लगवा लिया, मुझे तो पता ही नहीं क्या लिखा है, और ऐसे बहुत झगड़े और बहुत लिटिगेशन कोर्ट्स की ये बढ़ गई। हमने विचार किया कि आज के युग में कम से कम पंच सरपंच ये पढ़ा लिखा आना चाहिए। स्थानीय निकायों में जब शर्त हमने लागू की, न केवल पढ़े लिखे की बल्कि कुछ और शर्तें भी लागू की कि घर के अंदर शौचालय होना चाहिए, वो कहीं किसी कोऑपरेटिव बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, बिजली का बिल उसने भरा हुआ होना चाहिए, कोई ऐसा उसने उसके ऊपर कोई मुकदमा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई बड़ी सज़ा ऐसी उसको भुगतनी पड़े। तो इस प्रकार से अपराधी वृत्ति को रोकने का ये हमने कार्यक्रम किया। अब इसको चैलेंज करने वाले लोग भी आ गए कि ये ठीक नहीं है, और चैलेंज करते करते इस विषय को वो सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। हमने भी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। 45 दिन की लगातार सुनवाई के बाद आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार की व्यवस्था बननी चाहिए। हरियाणा ने एक बहुत सराहनीय काम किया है।
तो ये हमारी 1916 की जो गाथा आपने बताई, 15 और 16 की, वो हमने सारी देखी है। हमें बड़ी खुशी है कि आज प्रदेश में पढ़ी लिखी पंचायतें ये आई हैं, और जैसा आपने बताया कि 33% की बजाय और ये 43% महिलाओं की भागीदारी अभी हरियाणा में हुई है। और आधे से ज़्यादा जनप्रतिनिधि वो जो निर्विरोध चुन करके आए, उसका भी हमको बहुत लाभ हुआ, जिसका हमने इनाम राशि लगभग 200 करोड़ रुपए हमने निर्विरोध चुने जाने के कारण से गांव के अंदर इनाम राशि भी दी थी। पंचायतें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, नया नया विजन ये पंचायतों के माध्यम से आ रहा है। आपने कहा कि महिलाओं का किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव और ज़्यादा इसमें भागीदारी बने, इस प्रकार के जो इस बार के जो पंचायती चुनाव होंगे जनवरी के अंदर, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम ऐसा प्रावधान करने जा रहे हैं कि महिलाओं की संख्या भी 50% हो जाएगी। 50% महिलाएं, 50% पुरुष, इस प्रकार से अपना सारा जो सामाजिक सिस्टम है उसी आधार पर पंचायती राज सिस्टम में भी इस व्यवस्था को हम करेंगे। और आप लोग निश्चिंत रहिए। और महिलाओं की भागीदारी में तो कुछ पंचायतें हम ऐसा भी चाहेंगे कि सबकी सब मेंबर्स वो महिलाएं आ जाएं। ये वहाँ के समाज के ऊपर हम छोड़ते हैं कि अगर सब पंचायत की हमारी निर्वाचित प्रतिनिधि महिला होंगी तो उनको विशेष तौर पर प्रोत्साहन हम देंगे, ऐसा भी हमने विचार किया है। महिलाओं की भागीदारी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना समाज के अंदर मैं समझता हूँ कि सामाजिक वृत्तियाँ ये भी ठीक होंगी, समाज में संस्कार अच्छे आएंगे, क्योंकि महिला जानती है कि संस्कार क्या होते हैं। उसको पता है कि एक संस्कारित जो समाज है वही हमेशा आगे बढ़ सकता है, चाहे वो अपने जहाँ उसने जन्म लिया है उस परिवार की उसको चिंता हो, चाहे उसकी शादी जहाँ हो या उस परिवार की चिंता हो, या जहाँ समाज में वो काम कर रही हैं जैसे आप लोग कर रही हैं, इस समाज की चिंता हो, तो हर प्रकार से अच्छे समाज की कल्पना ये पुरुष की अपेक्षा महिला ज़्यादा करती है, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं अगली जो बात करने जा रही हूँ वो हरियाणा की महिलाओं के घूंघट से संबंधित है। हरियाणा की महिला की पहचान ही हमेशा घूंघट वाली महिला के रूप में होती है। आज हमारे साथ हरियाणा की महिला अर्चना चौधरी जी यूएस से जुड़ी हैं, जो इस समय वहाँ के रात के 3 बजे हैं लगभग, और ट्रक चलाते हुए आपसे बात करना चाहती हैं, कुछ संदेश देना चाहती हैं। महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। अर्चना चौधरी का स्वागत है। थैंक यू सर। नमस्कार रिस्पेक्टिव मुख्यमंत्री जी। मेरा जैसे कि अब आपको पता है मेरा नाम अर्चना चौधरी है। मैं गांव शामगढ़ जिला करनाल की रहने वाली हूँ, बट पिछले 5-6 सालों से मैं यहाँ यूएसए कैलिफोर्निया में रहती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना ट्रक ड्राइव करती हूँ और मैं पूरे अमेरिका में ड्राइव करती हूँ डे और नाइट। तो मैं नाइट को जब ड्राइव करती हूँ तो मैं उतना ही सेफ महसूस करती हूँ जितना कि मैं दिन के टाइम पे महसूस करती हूँ। तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये जो एटमॉस्फेयर मुझे यहाँ मिला है, क्या ये एटमॉस्फेयर हरियाणा की जो महिलाएं हैं उनको रात के टाइम में वहाँ मिल सकता है? क्या आपने ऐसा कोई कदम उठाया है उनकी सेफ्टी को लेके कि अगर किसी महिला या किसी मेरी बहन को रात को अगर निकलना पड़े तो उनको सोचना ना पड़े, वो अपने आप को उतना ही सेफ महसूस करे जितना कि वो दिन के टाइम पे करती है? और मैं ये जानती हूँ कि मेरी जो हरियाणा सरकार है वो इस कार्य को लेकर महिलाओं की सेफ्टी को लेकर सक्षम है और वो ये सब कर सकती है। थैंक यू मुख्यमंत्री जी। अर्चना जी, विषय बहुत सार्थक है। आपने जो विषय रखा है बड़ा ही प्रशंसनीय विषय है, विचार करने योग्य है, लेकिन जो लक्ष्य आपने रखा है सफ़र तो बहुत लंबा है इसका। आपने कल्पना करके एक विषय रखा, ये बहुत बड़ी बात है और हम भी इसके ऊपर लगातार विचार कर रहे हैं। हमने बहुत कुछ में किया भी है। जितने महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं उसके प्रति हम सजग हैं। जैसा मैंने बताया, महिलाओं के हमने थाने खोले, महिला फोर्स को बढ़ाया, दुर्गा ऐप इसको लागू किया। समाज के अंदर एक ऐसा विषय जाना चाहिए कि महिला के प्रति अपराध हमको नहीं करना है। ये दंडात्मक कार्रवाई कितनी ज़्यादा हो सकती है। हमने बच्चियों के साथ अपराध करने वाले ऐसे लड़कों, ऐसे नौजवानों के साथ या ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार किया जाए, मृत्यु दंड देने तक की बात हमने कही। इसी प्रावधान को केंद्र ने भी अपनाया।
कि हाँ ये बहुत अच्छा प्रावधान है, अब सब स्टेट्स में लागू हो गया कि बच्चियों के खिलाफ कोई इस प्रकार का अपराध करता है तो उनको मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन समाज की जैसी रचना है, इसमें बड़ा पहलू ये है समाज को संस्कारित करना। ये अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग समाज में एक जैसी कुरीतियाँ आई हुई हैं, उन कुरीतियों से लड़ाई लड़ना हम लगातार लड़ रहे हैं। आप अमेरिका की बात करते हैं, अच्छी बात है। गुजरात में देखा जाए तो इस प्रकार की काफ़ी अच्छी स्थिति वहाँ दिखती है। हम जब गुजरात घूमते हैं तो वहाँ रात को भी देखते हैं कि 2 बजे भी रात को हमारी बहनें, बच्चियाँ, बालिकाएँ ये सड़कों पर घूम रही हैं, परिवार के साथ आ जा रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। अलग अलग प्रांतों की अलग अलग स्थिति होने के कारण से हरियाणा की अपनी स्थिति में हम आज ये तो नहीं कह सकते कि इस समय ऐसी स्थिति है, लेकिन ऐसी स्थिति की ओर आगे बढ़ने के लिए शिक्षा उसमें एक पहलू है, समाज का जागरण उसमें दूसरा पहलू है, दंडित करना इस प्रकार के अपराध के लिए वो तीसरा पहलू है। तो ऐसी सारी व्यवस्था करने के लिए सब तरफ से एक दबाव ये बनाया जाएगा, हम उसमें लगे हैं। और जैसा आपने कहा, मैं कामना करता हूँ कि बहुत जल्दी इस प्रकार का वातावरण बने। लेट अस सी हाउ इट गोस। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें और अधिक सशक्त बनाने के लिए, आपके प्रयासों के लिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हमने इस कार्यक्रम की रचना की थी तो हमारा प्रयास रहा था कि प्रांत का कोई भी कोना और किसी भी भाग की कोई भी महिला हमसे छूट ना जाए। इसलिए अब हम मेवात की ओर चलते हैं, जहाँ पर शाहीन खान जी आपका इंतजार कर रही हैं आपसे बात करने के लिए। शाहीन खान जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कल ईद का त्योहार था और कल रक्षाबंधन भी है, तो इस लिहाज से मैं आपसे ईदी और रक्षाबंधन का उपहार दोनों मांगने आई हूँ। बहुत बढ़िया। मैं शाहिना नगीना मेवात की रहने वाली हूँ। मैं बीपीएस महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला से बीएमएस की शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ, जो कि यहाँ से 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे मेवात की महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मेवात में अभी लड़कियों की शिक्षा पर बहुत काम करना बाकी है। हमारे यहाँ पर लड़कियों को एक दायरे में रहकर ही पढ़ने की इजाजत दी जाती है। कम विकसित होने के कारण और आमदनी भी कम होने के कारण दूर स्थित सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे यहाँ पर लड़कियों के लिए केवल 2 ही सरकारी कॉलेज हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि सरकार मेवात में लड़कियों के लिए कॉलेज ही नहीं, विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास करे, ताकि लड़कियों को न केवल डिग्री कोर्सेज बल्कि प्रोफेशनल कोर्सेज की भी शिक्षा ग्रहण हो सके। हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए लड़के नहीं, लड़कियों दोनों का शिक्षा उत्थान होना जरूरी है। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे जरिए से रखी गई मेवात की बात पर गौर फरमाया जाए। शुक्रिया। शाहीन खान बहन, बहुत आपने एक अच्छा विषय आज के इस कार्यक्रम में पूछा है। जो नूंह जिला है, जिसको मेवात जिला भी कहते हैं, ये हरियाणा का एक पिछड़ा जिला है। ये सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। और इस पर ध्यान केवल हमारा ही नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री जी का भी इस पर ध्यान है, क्योंकि देश के अंदर जो 115 जिलों की एक लिस्ट बनाई गई है, जो जिनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहा गया है, उसमें नूंह भी एक है। जब इसकी सूची 2 साल पहले घोषित हुई थी तो हमारा स्थान इसमें बहुत आखिर में आ रहा था, लेकिन इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट की गवर्नमेंट ने, प्रदेश सरकार ने काम करने थे। उसमें हमने शिक्षा पर भी काम किया, स्वास्थ्य पर भी काम किया, रोजगार पर भी किया। ऐसी बहुत व्यवस्थाएं ये हमने उसमें चालू की। परिणाम स्वरूप शिक्षा तो नहीं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में उन सब 115 जिलों के अंदर हमारा स्थान पहला स्थान भी हुआ बीच में। हालांकि ये जो असेसमेंट है ये हर महीने होती है, महीने के महीने दर्जा प्राप्त होता है। तो बीच में एक समय ऐसा भी आया कि सारी व्यवस्थाओं पर हमको परिवर्तन का जो दर है वो पहला भी मिला है, हमें इसका संतोष है। लेकिन जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा में भी हमने शिक्षा के संस्थान तो बहुत बनाए हैं, स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, लेकिन वहाँ की ड्रॉप आउट की दर ये बहुत ज़्यादा थी, खास करके लड़कियों की। वहाँ के समाज में भी पढ़ाने का जो एक सिलसिला शुरू होना चाहिए, उनकी जो रुचि बननी चाहिए, उसमें भी पैदा करना पड़ेगा कि अपने बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को पढ़ाएं। और खास करके जो आज की शिक्षा है इसके अंदर उनको भेजें,
कुछ वहाँ के रूढ़िवादी लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी स्कूलों में अथवा प्राइवेट स्कूल जो आज की शिक्षा दे रहे हैं उसकी बजाय मदरसों में भेजने की एक व्यवस्था बनी रहती है। भेजें, मदरसों में शिक्षा कराएं, हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन मदरसों के साथ साथ जो आज आधुनिक शिक्षा जिसकी ज़रूरत है, जिसमें विज्ञान भी है, जिसमें मैथमेटिक्स भी है, जिसमें इंग्लिश भी है, जिसमें बाकी भाषाएं भी हैं, और जो सोशल यानी इश्यूज़ हैं उनको ध्यान में करते हुए इन विषयों पर भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। स्कूलों की संख्या हमारी पर्याप्त है। वहाँ पर मेवात डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से स्कूलों के अंदर शिक्षा दी जा रही है। वहाँ मेडिकल कॉलेज भी जैसा आपने देखा वहाँ पर है, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी वहाँ पर है। तो शिक्षा धीरे धीरे बढ़ रही है। और जैसा आपकी जानकारी के लिए मैंने अभी बताया, एक कॉलेज जो 10 मैंने कल घोषणा करने हैं उसमें एक कॉलेज फिरोजपुर झिरका, एक प्राइवेट कॉलेज वहाँ पहले से है, लेकिन सरकारी स्कूल फिरोजपुर झिरका में भी कल उसकी घोषणा हो जाएगी। बहुत जल्दी उसका भी हम काम शुरू कर देंगे। तो हम चाहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, वहाँ का विकास, वहाँ पानी की समस्याएं बहुत है, उस समस्या को कैसे हल करना, वहाँ अपराध वृत्ति भी ज़्यादा है उसको भी ठीक करना, क्योंकि मेवात जिला हमारे सब जिलों में थोड़ा पीछे है, इसको कैसे मुख्य धारा में लाना। आज प्रति व्यक्ति आय हमारी मेवात की नूंह जिले की सबसे कम है, पास लगता सीमाएं लगती हैं गुड़गांव जिला, उसकी हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। तो दोनों कंट्रास्ट हैं। इसको दूर करने के लिए हमने वहाँ यंग ऑफिसर्स भेजे हैं। अब वहाँ चूँकि कठिनाइयाँ काफ़ी पहले से लोगों को आती थी, तो जो सरकारी कर्मचारी है वो वहाँ जाता नहीं था। आज सरकारी कर्मचारी भी वहाँ जाने लगे हैं। शिक्षा विभाग में तो हमने ये कहा कि जो वहाँ जाके नौकरी करेगा उसको 10% हम ज़्यादा तनख्वाह देंगे। यानी नूंह जिले में नौकरी करने वाले को हरियाणा का कहीं का जो व्यक्ति वहाँ जाता है उसको 10% सैलरी ज़्यादा देते हैं, ताकि वहाँ जाकर के रुचि से पढ़ाए। और वहाँ पर अब मुझे संतोष इस बात का है कि बहुत लोग नौकरियों में आने लग गए हैं। पिछले दिनों में क्लर्क की नौकरी लगी तब भी वहाँ आ गए, जूनियर इंजीनियर वो वहाँ आए हैं। तो ऐसी सब नौकरियों में मेवात का प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये और आगे कैसे बढ़े इसकी चिंता जैसे आपने की हम भी कर रहे हैं। उसमें मूलभूत शिक्षा, स्वास्थ्य और अनीमिया जैसी जो बीमारियां हैं वहाँ बच्चों और महिलाओं में ज़्यादा हैं, उनको भी अनीमिया की कमी है उसको दूर करने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि नूंह जिला बहुत जल्दी हरियाणा के सभी जिलों के बराबर मुख्यधारा में आ जाएगा। लीजिए शाइना जी, आपको ईदी भी मिल गई। धन्यवाद माननीय। अब मैं आपको फतेहाबाद गांव के धांगड़ के स्वयं सहायता समूह से मिलवाना चाहूंगी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को पूर्ण करने का कार्य कर रहा है। स्वयं सहायता समूह की लीडर सुनीता जी हमारे बीच हैं, अपना विषय रखेंगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बने हुए समूह और उनकी महिलाओं की तरफ से और मेरी तरफ से आपको नमस्कार। धन्यवाद। तो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस समय हम जिला फतेहाबाद के धांगड़ गांव में हैं। इस गांव में इस मिशन के तहत 42 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं और जिला फतेहाबाद में 2800 स्वयं सहायता समूह में 31,000 महिलाओं को जोड़ा गया है। जहां तक पूरे प्रदेश की बात है तो हरियाणा राज्य में 40,000 ग्रुप के माध्यम से 4.5 लाख महिलाओं को इस मिशन से जोड़ा गया है। ये जो मेरे साथ कुछ बहनें बैठी है, ये धांगड़ गांव से समूह की बहनें हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इन महिलाओं ने समूह में जुड़ने के बाद इनकी जिंदगी में क्या बदलाव आए, किस तरह से इनको जान पहचान मिली है। ये जो हमारे साथ बैठी है माया बहन, नमस्ते। ये बहन पहले घर में सिर्फ चूल्हे चौके का काम करती थी और कुछ काम नहीं करती, लेकिन समूह से जुड़ने के बाद इस बहन ने चूड़ी बनाने का प्रशिक्षण लिया और समूह के माध्यम से कर्ज लेके चूड़ी बनाने का काम शुरू किया। अब ये बहन अपने घर के काम के साथ साथ चूड़ी बनाने का काम करती है और साथ ही अपने परिवार में तरक्की में, परिवार की तरक्की में, अपने बच्चों के पालन पोषण में अपना योगदान दे रही है। इसी तरह से मेरे साथ अनीता बहन बैठी है जो कि सिलाई सेंटर चला रही है और गांव में भी सिलाई का खुद भी काम करती है। तो ये बहन भी महीने का 5 से 7 हजार रुपए कमाती है। इसी तरह से पूरे प्रदेश में जो महिलाएं हैं वो अचार बनाने का काम, पापड़ बनाने का काम, मुरब्बे, मिट्टी के बर्तन, विभिन्न प्रकार के मसाले, गारमेंट्स बना रही है और मिशन की तरफ से आवश्यकता अनुसार इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और पूंजी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके लिए हम सब लोग आपके तहे दिल से धन्यवादी हैं।
और इतना ही नहीं, ये अपने परिवार की तरक्की में ही योगदान नहीं दे रही है, जबकि ये सामाजिक अपनी जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाती है। समाज में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि अब कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तो इस महामारी में इन महिलाओं ने 50 लाख से ज्यादा मास्क बनाए, कॉटन के 2 लेयर मास्क बनाए हैं, पीपी किट बनाई, हैंड सैनिटाइजर बनाए हैं, हैंड वॉश, साबुन, ये सभी प्रोडक्ट बनाए, सरकारी विभागों तथा आमजन को उचित दर पे उपलब्ध करवाया है। इसके साथ ही इन महिलाओं ने क्वारंटाइन सेंटर में मरीजों को खाना खिलाने का काम, 112 लोगों को खाना खिलाने का बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इस तरह से इन महिलाओं के द्वारा अपने इंडिविजुअल स्तर पे और ग्रुप स्तर पे भी काम किया जा रहा है। अब आप महोदय से हमारा निवेदन है कि जो ये महिलाएं उत्पाद बना रही हैं, प्रोडक्ट बना रही हैं, तो इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं, वो इन महिलाओं से सामान खरीदे। इसके लिए उनको टेंडर और कोटेशन की जरूरत ना पड़े। इसके लिए इन एसएचजी और संगठन को एक अप्रूव्ड सोर्स बनाया जाए। दूसरा मेरा आप महोदय से निवेदन है कि आपने 2-3 दिन पहले घोषणा की थी कि हरित ब्रांड के तहत स्टॉल खोले जाने हैं। तो मेरा और हम सब महिलाओं का आपसे अनुरोध है कि इन स्टॉल को चलाने की जिम्मेदारी भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी जाए। और अंत में मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सवाल है कि ये जो महिलाएं उत्पाद बना रही है, इनको मार्केट में उतारने के लिए, मार्केट उनको उपलब्ध कराने के लिए सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है? धन्यवाद। सुनीता जी, आपने एक महिलाओं के रोजगार के नाते से जो ये विषय बताया, काफ़ी बातें तो आपने अपनी बातचीत में भी कह दी हैं कि लगभग 4.5 लाख महिलाएं इसमें से रोजगार प्राप्त कर रही हैं। और इसमें जो आपने 5-7 हज़ार रुपया महीना बताया तो न्यूनतम है। मेरे पास जानकारी ऐसी भी है कि इसमें बहनें ऐसी हैं जो 60,000, 70,000 रुपये, 80,000 रुपये महीना भी कमाती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं ऐसी सब बहनों को, लेकिन ये दायरा और बढ़ना चाहिए। 4.5 लाख तक हम सीमित न रहें। हम जितने परिवार हैं, जहाँ जहाँ आवश्यकता है, उन सब महिलाओं को इसमें आगे आना चाहिए। और आगे आने के लिए हम उनकी सब सहायता करेंगे, चाहे उनको स्किलिंग की आवश्यकता हो तो स्किलिंग में के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। फिर उनको अगर आर्थिक आवश्यकता है उनको साधनों की, तो बैंक से लोन लेके दिया जाएगा। अभी बैंक में जो हमारा ये लोन है, शिशु लोन, मुद्रा लोन का एक पार्ट है शिशु लोन, इसमें 50,000 रुपये तक का लोन ये उनको दिलवाया जाएगा, जो बहुत कम ब्याज के ऊपर होगा। उस ब्याज में केंद्र सरकार की ओर से भी छूट है, प्रदेश सरकार की ओर से भी छूट है, और आसानी से वो ब्याज बैंकों से मिल जाता है। स्टेट की ओर से हमने हरियाणा आत्मनिर्भर का एक पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल में अपना नाम रजिस्टर करें और बैंक को वो सारी जानकारियाँ भेजी जाएंगी। बैंक का सीधा जो पैसा है उनके खाते में आएगा। और इनकी जो उत्पाद हैं, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, इनकी बिक्री के लिए पहले से जो व्यवस्थाएं हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मेले लगते हैं, या जगह जगह जो एग्जीबिशंस हैं जहां जनता के लोग सामान्यतः आते हैं, ऐसे सब जगह पर हम स्टॉल देते हैं। जो स्टॉल लेना चाहें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, वहां अपनी चीज़ों की बिक्री की जा सकती है। जहां तक आपने कहा स्टोर जो सरकार खोल रही है उसके चलाने के लिए, इसमें एक तो हम कोई अलग से रिजर्वेशन किसी के नहीं कर रहे, ओपन कर रहे हैं, एप्लीकेशन मांगेंगे। उस एप्लीकेशन में जो शर्तें हैं, उन शर्तों के ऊपर चाहे कोई व्यक्तिगत रूप से और चाहे इस प्रकार का स्वयं सहायता समूह इस रूप में आकर के अप्लाई करेंगे, उनको कुछ चयन करने की प्रक्रिया है। उसमें जो उसके अंदर सम्मिलित होकर के उन शर्तों को पूरा करेंगे, उनको सबको दिया जाएगा। हाँ, इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, जैसा मैंने पहले कहा कि क्वालिटी अच्छी हो, तो इसके लिए लैब्स बनाई जाएंगी, और लैब्स बना करके उसमें टेस्टिंग के बाद उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उनको उन स्टोर्स के ऊपर बिक्री के लिए बड़े जो स्टोर हैं उन्हें मंगाएंगे, वहाँ से फिर नीचे उनकी सप्लाई करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे अपने प्रदेश की बनी हुई ऐसी लघु उद्योग या स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाई गई चीज़ें, इनका ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो और लोगों की आस्था इस पर जमे। हम एक ब्रांड भी विकसित करेंगे कि जो उन स्टोर पर सामान बिकेगा, उस ब्रांड का नाम हम इन जगह पर देंगे, उस ब्रांड के नाम से वो लोग आगे सप्लाई करें, ताकि बिक्री आसानी से हो सके। हम सब सहायता, इनको हमने ब्याज को भी पिछले 2 साल पहले कार्यक्रम के अंदर स्वयं सहायता समूह बहनों का कार्यक्रम था, उसमें मैंने कहा था कि इनको जो ब्याज है उसको भी हम एक सीमा तक फ्री करेंगे, ताकि उनको उसका बोझ न पड़े। इसलिए चाहेंगे कि स्वयं रोजगार की
इस स्कीम को और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद आदरणीय। अगला विषय आपके समक्ष बहन नेक परवीन जी जो कि कैथल से हैं वह रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं नेक परवीन जी का कैथल से आपका अभिवादन करती हूँ और रक्षाबंधन। आवाज धन्यवाद। हाँ चलिए, हाँ बोलिए। नेक परवीन जी एक बार और। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं नेक परवीन जिला कैथल से आपका अभिवादन करती हूँ और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करती हूँ जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा प्रश्न है कि खेतों में पानी के अत्यधिक प्रयोग से वाटर लेवल नीचे जा रहा है तथा फर्टिलाइजर के अत्यधिक प्रयोग से उपज कम हो रही है। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से बीमारियां बढ़ रही हैं। सरकार इस दिशा में क्या कर सकती है? क्या जैविक खेती इसका एक विकल्प हो सकता है? क्या ग्रामीण महिला स्वयं सेवक संघ बनाकर गांव में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है? धन्यवाद। देखिए, हम लोगों ने इस पर जो पहले से काम किए हैं उसकी शायद आपको जानकारी होगी। पानी का एक संकट लगातार, जैसा आपने बताया, ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि पानी के रिसोर्सेज हरियाणा में हमारे अपने नहीं हैं। नदियाँ या तो पंजाब की भूमि पर उतरती हैं या फिर यमुना नदी जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में एक नदी हमको मिलती है, वो भी पूरा वर्ष भर नहीं चलती है। तो पानी हमारा किसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में से निकाल करके अपनी खेती में सिंचाई के लिए उपयोग कर रहा है। अध्ययन करने के बाद पता लगा कि जो धान की खेती है इसमें पानी का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। 1 किलो चावल को तैयार करने में 3000 लीटर से लेकर 4000 लीटर तक ये पानी लगता है। कुछ बंधु तो हमारे ऐसे हैं, जब उनको हमने बताया कि इतना पानी लगता है, उन्होंने चावल खाना ही छोड़ दिया कि अगर इतना पानी चावल में लगेगा तो हम चावल खाएंगे तो हम तो दुरुपयोग कर रहे हैं पानी का। ये आह्वान हमने पिछले वर्ष और इस वर्ष किसानों को किया कि आप लोग धान की बजाय जो अल्टरनेटिव क्रॉप्स हैं डाइवर्सिफाई करके उन क्रॉप्स पर आना चाहिए। उसके अंदर मक्का हो सकता है, बाजरा हो सकता है, कपास हो सकती है, उसमें सब्जियां हैं, फल हैं, इन चीज़ों पर आना चाहिए। कुछ किसानों ने इस आह्वान को पूरा करने के लिए संकल्प लिया। हमने इस बार का टारगेट रखा था 1 लाख हेक्टेयर अर्थात 2.5 लाख एकड़, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब लोगों ने रजिस्टर करना शुरू किया तो 1 लाख की जगह 1,22,000 हेक्टेयर का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उन लोगों ने दूसरी फसलें बोनी शुरू कर दी हैं। बदले में हमने उनको एक इंसेंटिव दिया, 7,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे। फसल बीमा योजना का जो प्रीमियम है वो सरकार देगी, उन फसलों की प्रोक्योरमेंट भी हम करेंगे। तो उन किसानों का भी मैं धन्यवाद करता हूं जो इस ओर आगे आए हैं और पानी के बचाव के लिए उन्होंने सब किया है। मैंने कल ही अपने विभाग से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, निश्चित रूप से ये 20% के लगभग पानी उन इलाकों में बचा है जहां आवश्यकता थी, उस पानी को हमने वहां भेजा है। वर्षा के पानी को रिचार्जिंग के लिए ज़मीन के अंदर भी कैसे डाला जाए, इसके लिए अलग से रिचार्जिंग हमने होल्स ये बनाए हैं। 300 ऐसे बोर्स बनाए गए हैं जिसमें से पानी ज़मीन के अंदर जाएगा। वो अब बनने शुरू हुए हैं, उसमें 2 महीने 3 महीने लगेंगे, लेकिन अगले वर्ष तक वो जो बरसात का पानी है उन बोर्स के माध्यम से ज़मीन के अंदर जाए। पिछले 10 वर्षों का आंकड़ा ये कहता है कि पानी की गहराई हमारी डबल हो गई है हर क्षेत्र में। आधे से ज़्यादा ब्लॉक हमारे डार्क जोन हो गए हैं जिसमें से पानी निकालना कठिन हो गया है। वहाँ हम जो पावर का कनेक्शन है वो भी हमने देना बंद कर दिया। हम लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं, हम दंडित भी करेंगे कि ऐसे पानी की कमी अगर आएगी तो फिर अगली पीढ़ी को हम ज़मीन तो दे जाएंगे लेकिन ज़मीन के साथ पानी नहीं दे के जाएंगे उनको। तो सूखी ज़मीन देंगे तो वो अगली पीढ़ी हमें भी गालियाँ देगी। हमने इसलिए इस स्कीम का नाम ही रखा है मेरा पानी मेरी विरासत। ज़मीन जैसे विरासत में देते हैं तो ये पानी भी हम विरासत में नीचे दें। इस पानी का संकट ये सबको महसूस करना चाहिए। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस ओर ध्यान दिलाया, आपको महसूस हुआ। अपील करेंगे हम जनता को कि हम पानी का उपयोग ये ठीक करें। इसी के साथ साथ जो अभी स्वच्छता अभियान चल रहा है उसमें भी पानी को रिसाइकल करना, रीयूज करना, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बहुत से प्रोजेक्ट्स, लगभग 200 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ऐसे सब हमने लगाए हैं। तो इन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है इसका उपयोग भी
हम सिंचाई के लिए करेंगे, ताकि हमें जो नहरों का पानी है वो बचा सकें। इसकी योजना भी डिपार्टमेंट बना रहा है, ताकि हमारे यहाँ हर आने वाला बूंद पानी जो है उसको हम उपयोग कर सकें, रिचार्जिंग कर सकें, अपनी खेती में सिंचाई कर सकें। तो पानी का वेस्टेज कैसे रुके, क्योंकि आवश्यकता निरंतर बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, विकास बढ़ रहा है, पानी की आवश्यकता उसमें रहेगी। लेकिन हम पानी को सदुपयोग उसके करें, क्योंकि हमने ये इजराइल से सीखना होगा। इजराइल में पानी की एक एक बूंद को बचाया जाता है। इरिगेशन को भी फ्लड इरिगेशन नहीं होता, वहाँ पर माइक्रो इरिगेशन से सारी खेती की जाती है। हम भी माइक्रो इरिगेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए 85% का हमने सब्सिडी देने का कार्यक्रम बनाया है। लोग ले भी रहे हैं कि अब आगे जो खेती की जाएगी वो खुले फ्लड इरिगेशन के बजाय माइक्रो इरिगेशन पर की जाए, ताकि पानी का यानी हम 50% पानी कम से कम बचा सकते हैं उससे। तो ये सारी योजनाएं चल रही हैं। पानी का प्रबंधन ये ठीक हो, इसको हम कर रहे हैं। पानी की उपलब्धता तो जब हमको एसवाइल नहर का पानी मिलेगा तब बढ़ेगी, या हमारा जो उत्तराखंड के साथ करार हुआ है, हिमाचल के साथ हुआ है, लखवार डैम है, किसाऊ डैम है, ऐसे जो 3 डैम हमको वहाँ से मिलने वाले हैं, उन डैम्स के बाद पानी की थोड़ी उपलब्धता हमारी ज़्यादा होगी। तब तक हम पानी जितना कम से कम खर्च करें, ऐसा हम भी योजना बना रहे हैं। आप भी अपील करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। सोनीपत के छिचराना गांव से राममूर्ति जी और शर्मिला जी व उनके साथ कुछ अन्य महिलाएं भी हैं, अपने भाई के द्वारा निभाए गए कर्तव्यों का धन्यवाद करने के लिए आपसे कुछ शब्द बोलना चाहती थी। जी बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं है। राम 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 जी। तेज बोलिए थोड़ा। ताई राम राम, आवाज नहीं आ रही धरी। राम 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 राम। अच्छा आपने ने कही थी सिलेंडर की कंपनी हो तो बता दो। प्राण कर दिए आप लोग 24 घंटे के भीतर सिलेंडर पहुंचा दिए। पहुंच गए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ तो मैं तो क्या करती आग कुटिया करती नीम चूल्हा कदे बाहर धरती कदे भीतर धरती लाकड़ी लेंदी जंगल में तो गोचे पाती तो क्यों रहा करती। आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री जी मेरे ताऊ की थोड़ी की दूर मिला, इसका जो कहना है की सारी लुगाई बेटी कोरिया का कहना है कि पहले मैं खुले में सोचता मेरे अंधेरा अंधेरा सांस न रात उनकी पार्ट देखा करती कुछ शरारती मानस गंदी नजर से देखा करती। आपने घर घर शौचालय बना के नारियां का बेटियां का मान सम्मान बढ़ा दिया। इसी बात में सारी काफी अपना हाथ जोड़कर धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद। और एक बात तो मुख्यमंत्री जी, मेरी ताई राममूर्ति की कोई बाण है 2-3 मैं रक्षा गद्दार पर ठंडी में डालता आपको पोंछी बांधना था, मैं राखी बांधना था। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। ताई नु है कि इब कोरोना चल रहा है और कोरोना करके आज हमने ये जो सारा प्रोग्राम कराया है दूर दूर बैठ के वो कोरोना के महामारी तक बचने वास्ते कराया है। मेरा कहना यह है कि कल भी गवर्नमेंट कॉलेज पंचकुला मैं अपनी बात कहूँगा और मैं थामने न्यू कहूँगा कि सोनीपत जिले में 2 प्रोग्राम हैं, एक बड़ौदा में है और एक हमारा जो योगेश्वर है ना, कहाँ है कला, कौन सा गांव, योगेश्वर वाला गांव कौन सा है? कौन सा कला?
भैंसवाड़ कला। तो भैंसवाड़ कला में एक प्रोग्राम है, एक बड़ौदा में है। आप कल वहां अगर पहुंचोगे तो कल सबकी राखी मैं वहीं से स्वीकार करूंगा। वैसे तो आज 200 राखी आपने मुझे दी, वो मैंने स्वीकार कर ली है, और चंडीगढ़ आने जाने का प्रोग्राम फिर बनावांगे कदे। कल तो मैं भी पंचकुला जाऊंगा और सबकी राखी इसी तरह बंधवाऊंगा। आज तो मैंने अपनी जो बहनें हैं उनको भी फोन करके कह दिया कि भाई टेलीफोन करके बधाई दे लो, और जो कंप्यूटर के थ्रू अपना राखी भेज लो, और कंप्यूटर में मिठाई खा लो। आज तो तरीका जो करना पड़ेगा। और मैंने थारी राखी स्वीकार कर ली। जब मैं सोनीपत आऊंगा तो हमने जरूर बुलाऊंगा वहां। ठीक है, ठीक है ताई। धन्यवाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। कोविड के कारण बच्चों की शिक्षा में पड़ रहे व्यवधान को लेकर एक माँ एडवोकेट रेखा यादव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो अपने विषय आपके साथ रखना चाहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मैं रेखा यादव महेंद्रगढ़ से हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पेशे से वकील हूँ। वकील होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ। माँ होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा प्रदेश एक ग्रामीण अंचल का प्रदेश है। हमारे बच्चे जो हमारे स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उस क्लास के पूरी तरह से नेटवर्क ग्रामीण अंचल में नहीं आता, जिससे बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान पैदा हो रहा है। दूसरा, इसके साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक घर में 4 बच्चे हैं और वहाँ एक एंड्रॉयड मोबाइल है। उससे बच्चे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे। अगर कोरोना ऐसे ही रहा तो हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे सुचारू रूप से कर पाएंगे? मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपने पक्का इसके बारे में सोच रखा होगा। मेरा आपसे आग्रह है कि इस समस्या को कैसे समाधान हो और बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे सुचारू रूप से करें। धन्यवाद। देखिए रेखा जी, ये कोई इस प्रकार का वातावरण बनेगा, ऐसी बीमारी आ जाएगी और हमको इन परिस्थितियों में से जूझना पड़ेगा, ये किसी को पता नहीं था। ये अचानक आ गया। अचानक आया तो बीच में फिर परीक्षाएं थी। पहले तो परीक्षाओं को कैसे लिया जाए, उन बच्चों की परीक्षाएं लें कि नहीं लें, कॉलेज में परीक्षाएं हो कि नहीं हो, ये बात कुछ जगह तो हल हो गई है, स्कूलों में तो हो गई, लेकिन कॉलेज की अभी भी हल नहीं हुई है। वहाँ परीक्षाओं के मामले में अभी बीच में लटका हुआ है कि लेनी नहीं लेनी, कब लेनी। इस सारी बातचीत में लगातार हम विचार कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा के हमने प्रावधान किए हैं, उसमें जहाँ कहीं नेटवर्क ठीक है वहाँ तो नेटवर्क के माध्यम से बच्चे अपनी जो व्यवस्था है, चाहे मोबाइल है, चाहे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उससे अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन जहाँ कहीं इस प्रकार की समस्या है वहाँ हमने जो लेसन्स हैं उनको निश्चित समय के ऊपर और जो चैनल्स के माध्यम से, कुछ चैनल हमने तय किए, उन चैनल के माध्यम से भी उनकी क्लासेस चलाई जाती हैं ताकि अपने घर में बैठ करके और टेलीविज़न चला करके भी उन कक्षाओं का वो लाभ उठा सकें। कहीं कहीं हमने लेसन जो हैं ऑनलाइन लोड किए हैं। कॉलेज के लिए तो लगभग 4000 लेसन्स अलग अलग विषयों के ये लोड कर दिए हैं। ई लाइब्रेरीज जगह जगह बन गई हैं ताकि जब भी उनके पास नेटवर्क हो या अलग अलग समय में, मानो एक ही एंड्रॉयड है तो अलग अलग समय में उसका उपयोग करते हुए अलग अलग बच्चे जो है उसका उपयोग कर सकें। जितनी व्यवस्थाएं हैं उसके लिए मैं ये कहूँगा कि सब कुछ एकदम पूरा हो गया ऐसा नहीं, लेकिन एक सीमा तक हमने उस सुविधा को लोगों के घरों में पहुंचा दिया है। हम इस महीने में विचार कर रहे हैं कि अगर ये कोरोना का पीरियड ज़्यादा चलेगा तो फिर उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट, चाहे मोबाइल के रूप में और चाहे आईपैड के रूप में, ये हम बच्चों को एक क्लास के बच्चों तक एक सीमित सीमा तक हम ही कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है ये बच्चों की। तो उसमें जो सुविधाएं हम उनके स्कूल जाने में देते हैं उन सुविधाओं के बदले कोई मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है या कोई आईपैड है या कोई इस प्रकार का ऑपरेटर्स उनको दिया जाए लोड करके, ताकि वो बच्चे उसका अध्ययन करके उसका उपयोग कर सकें। लेकिन ये भी साथ में चल रहा है कि 31 अगस्त तक तो स्कूल कॉलेज बंद हैं। 31 के बाद किसी न किसी शेप में अगर कोरोना की स्थिति ठीक होती है तो स्कूल कॉलेज खोलने पर भी हम लोग विचार करेंगे कि 1 सितंबर से वो खोले भी जा सकते हैं। अब स्थितियां धीरे धीरे ठीक होने की तरफ बढ़ रही हैं और आशा करता हूं कि ठीक हो जाए तो हम स्कूल कॉलेज खोल करके, चाहे वो हाजिरी उनकी कम रखेंगे, छोटे बैच रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना आसान हो सके,
ऐसी बातें चल रही हैं और 15 अगस्त के बाद इसका निर्णय लेकर के और ज़रूर सूचना हम आप लोगों को देंगे। धन्यवाद आदरणीय हमारे प्यारे बड़े भाई माननीय मुख्यमंत्री जी का। आपसे बात तो वैसे बहुत सी बेटियां करना चाहती हैं, परंतु क्या करें, समय की मर्यादा भी है। मैं कुछ नाम ले लेती हूँ जो आपने हमको 1 घंटा कहा था, 1.5 घंटा हो गया पूरा। जी हमारा अधिकार है, कल राखी है। अब तो राखी के कारण से मैं नहीं बोला हूँ। शालू रानी, दीप्ति प्रभाकर, हिमानी कपूर, मध्य प्रदेश से रीना तिवारी, तमन्ना, ये सभी मैं क्षमा चाहूंगी, समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मुझे यहीं पर अपने वक्तव्य को विराम देना पड़ रहा है। परंतु अंत में एक पंक्ति जरूर कहूंगी कि मुख्यमंत्री जी से हम सबकी ओर से मैं निवेदन करती हूँ कि आप भविष्य में भी हम बहनों के साथ ऐसे ही जुड़ेंगे और इसी तरह हमें राखी पर उपहार देते रहेंगे। मेरा विश्वास है कि आप हमारा ध्यान अवश्य रखेंगे। इसी के साथ आपसे एक पंक्ति में मैं एक संदेश जरूर चाहूंगी, आशीर्वाद स्वरूप। देखिए, आज बहनों ने जिस खुले मन से इस विचार विमर्श को मेरे सामने रखा है, आपकी जागरूकता, इसकी मैं सराहना करता हूं और यही जागरूकता बनी रहे ताकि हम अपने समाज को, न केवल बहनों माताओं को बल्कि पूरे समाज को एक अच्छी दिशा में अच्छे संस्कार देकर आगे बढ़ा सकें, ये मेरी कामना है। धन्यवाद माननीय। कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए डॉक्टर गीतिका सूद जो कार्यक्रम की संयोजक हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद डॉक्टर ऋचा। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में धन्यवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम तो मैं आपका सभी बहनों की तरफ से और सशक्त युवा फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु तो मार्गदर्शन के लिए हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करने के बाद धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने व्यस्त समय में से रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर हरियाणा की बहनों और बेटियों से बातचीत की। आपके कार्यकाल में बहनें और बेटियां अपने आप को गौरवान्वित और सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हम सब परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके नेतृत्व में हरियाणा विकास की तरफ अग्रसर रहे। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सभी बहनों का जिन्होंने गरिमापूर्ण तरीके से अपनी सहभागिता दी और उनके विश्वास से ही कार्यक्रम सफल हो पाया। इसके साथ ही आयोजन कमेटी की सभी बहनों और कर्मठ कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगी जो पिछले कई दिनों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेहनत कर रहे हैं और उसी मेहनत स्वरूप आज का ये कार्यक्रम सफल हो पाया। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको कोटि कोटि वंदन। अंत में सभी बहनों से निवेदन करती हूँ कि वह कार्यक्रम की समाप्ति से पूर्व वंदे मातरम के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम के लिए मैं हमारी गायिका हिमानी कपूर जी को आमंत्रित